नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं चलते चलते। इस बार चलते चलते में हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत के सबसे शक्तिशाली केंद्र प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी से। आपका स्वागत है चलते चलते में। नमस्कार सुरेश जी। आपके साथ बातचीत करने में जब मैंने सोशल मीडिया पे डाला कि जितेंद्र जी से आप क्या पूछना चाहते हैं, तो लोगों ने वो सारे सवाल पूछे जो मोदी जी को पूछना चाहते हैं। इसलिए अब इतने बड़े सवाल हो गए और हम आशा करते हैं आप अपने स्वभाव की तरह अच्छे जवाब देंगे। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही। कभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय की इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी मोदी जी आने के बाद हुई, और उसका शक्तिशाली होना, प्रभावशाली होना, और उससे भी अच्छी बात है क्योंकि राजनीति में प्रभाव तो फिर भी सत्ता के साथ रहता है, वो कार्यक्षम भी है। ये कैसे है, क्या इसकी विशेषता है? मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा और मर्यादा और उसकी शान और शौकत जो कहीं बीते वर्षों में कहीं कहीं शायद ओझल पड़ गई थी, उसे पुनः स्थापित करने का काम हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इससे देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है, विश्वास भी बढ़ा है। पहले आम धारणा ये थी कि प्रधानमंत्री का कार्यालय है तो सही, परंतु निर्देश और आदेश किसी और कार्यालय से होता है, रिमोट पे चलता है। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि संवैधानिक दृष्टि से भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी को रिस्टोर करने का कार्य इस सरकार के माध्यम से हुआ है। और बड़ी कार्यक्षम तरीके से काम हो रहा है। एक कार्य संस्कृति और एक वर्क कल्चर भी नए ढंग का जो इस 2017 और 21वीं शताब्दी के तकाज़ों के अनुकूल हो, इसको लाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसका जो न केवल कार्यालय में दर्शता है बल्कि बाहर भी, क्योंकि इतना प्रभाव है उनका। और इस नए प्रकार की कार्य संस्कृति की झलक आप प्रदेशों में भी देखते हैं, अन्य कार्यालयों में देखते हैं। हालांकि ये सच है कि पूरी तरह से परिवर्तन आने में समय लगेगा। एक विशेषता ये है कि जैसे पीएमओ ये इतना पावरफुल हो गया और इसकी क्रेज आ गई कि पहले सीएमओ नहीं कहता था कोई, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का एज सच कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी। लेकिन आप अगर देखेंगे तो इस वक्त हिंदुस्तान के आपके सहमत ना होने वाले राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने कार्यालय का जो ट्विटर हैंडल है वो सीएमओ कर लिया है। तो ये जो शक्ति है, ये शक्ति विवेकपूर्ण तरीके से चलाना भी मुश्किल होता है राजनीति में। वो कैसे चलती है? नहीं, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व और लोगों को जिस प्रकार का उन पर विश्वास है, उनकी विश्वसनीयता, उनकी क्रेडिबिलिटी, और उसके पीछे बरसों से उनका संघर्ष, बरसों से उनका त्याग, जिसने इस छवि को ये स्वरूप दिया है। 2014 से पहले जब भी कोई नेता आता था तो लोगों का गाली देने को मन करता था, मजाक होता था, मजाक भी होता था, विश्वास नहीं था, लगता था कि ये सब के सब नेतागण और राजनीतिक धोखेबाज हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं। परंतु मोदी जी के आने से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी थोड़ा बहुत आदर मान, नहीं अच्छा है, बल्कि ये बात कांग्रेसी भी मानती है। तो ये एक केवल भारतीय जनता पार्टी या सरकार तक ही सीमित बात नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। ये क्यों नहीं हो पाया 60-70 वर्षों में? वैसे ये देखा जाए तो पुलिस और पॉलिटिशियन और मीडिया वाले, ये तीनों बड़ा काम ज़्यादा, मतलब इनका कोई घंटे ही नहीं है, बंधे हुए नहीं है। लेकिन फिर भी बॉलीवुड ने पुलिस की और मीडिया की ऐसी इमेज बना भी दी थी, ये भी सच है, और नेताओं की भी। हाँ वही पॉलिटिक्स। लेकिन सच तो ये है कि समाज वही है, हम सब इसी समाज से जन्मे हैं, और कहीं ना कहीं कोई कोताही तो रही होगी 60-70 वर्षों बिल्कुल रही है, इसीलिए तो ये सब इसको 3 वर्षों में इस प्रकार का प्रायश्चित होना, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर श्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। अब हम आपके पास जो बाकी भी दायित्व है उसकी भी थोड़ा जिक्र करते हैं। खास करके जम्मू कश्मीर से आप आते हैं और जम्मू कश्मीर के सवाल के बगैर आपकी एंट्री पूरी नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के हालात हर राष्ट्रवादी व्यक्ति के लिए चिंता के हैं। अब उससे वो कैसे बाहर निकलेगा, वो कैसे आश्वस्त हो कि स्थिति बदलेगी और देशद्रोहियों का प्रभाव कम होगा और हिंदुस्तान के संविधान का प्रभाव बढ़ेगा? नहीं, निश्चय आपने बिल्कुल ठीक कहा। 100% के जम्मू कश्मीर को लेकर के संवेदनशीलता केवल प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, देश भर में। बिल्कुल। यदि जम्मू कश्मीर में कोई घटना अथवा दुर्घटना घटती है या कोई दुखदायक किस्सा वारदात होती है
तो उसकी पीड़ा केरल में भी महसूस बिल्कुल होती है। और इसलिए निश्चय ही चिंता भी होना और उसके साथ संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार करना ये स्वाभाविक है। और कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान भी उससे जुड़ा हुआ है। के साथ बिल्कुल जुड़ा। बिल्कुल। और इसलिए लेकिन वहाँ देशद्रोही मोदी जी के आने के बाद उबाल पर दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये कुछ चंद एक लोग जो अपनी राजनीतिक एजेंडा को आगे करने के लिए कभी कभी अलगाववाद की बात करते हैं, सच पूछिए तो ये स्वयं भी किसी आइडियोलॉजी या किसी आदर्श का पालन नहीं करते। ये अपने ही लोगों के साथ बेवफाई कर रहे हैं। हाँ, बेईमानी की क्या आदर्श हो सकता है? क्योंकि यदि ये वाकई इतना बड़ा जहाद ये कर रहे होते, फ्रीडम स्ट्रगल जैसे ये कह रहे हैं, तो फिर पड़ोसी के बच्चे को पत्थरबाज ना बनाते, एक मिसाल कायम करते अपने बच्चे को पत्थरबाज बना के, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने की। तो ये कौन सा फ्रीडम स्ट्रगल है? अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज के लिए भी भेजते हैं, सरकारी नौकरियों के लिए उनके लिए सिफारिशें भी करते हैं, विदेशों और सुरक्षित जगहों पे भी रखा है। और दुख तो इस बात का है कि जो तथाकथित मुख्य धारा के राजनीतिक हैं कश्मीर के, जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहते हैं कि वो भारत की सौगंध खाते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं, विपक्ष में चले जाते हैं, चुनाव में पराजित हो जाते हैं, तो यकायक ज्ञान वृद्धि होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जीतने के लिए देश के विरुद्ध का स्टेटस सताने लगता है। बिल्कुल, जीतना है तो देश के विरुद्ध बोलो। कश्मीर का युवा चाहता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार समूचा देश एक विकास यात्रा पर निकल चला है, वो भी उसका हिस्सा बने। क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है, इन्फॉर्म्ड यूथ है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उसे एहसास है कि पिछले 3 वर्षों में अद्भुत नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज, एवेन्यूज देश के युवाओं को उपलब्ध हुई हैं। वो अपने आप को कतई इससे वंचित नहीं रखना चाहता। वो अपना भविष्य इसके साथ और जुड़ा हुआ पूरे जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन के प्रतिशत में हम देखें तो ये लोग बहुत कम है, लेकिन दर्शा ऐसा जाता है मीडिया के द्वारा कि ये जैसे पूरा कश्मीर में हुआ है। लेकिन यही बात अब आम युवा को समझ आने लगी है। और जो मैं बात अभी कह रहा था उससे ये जोड़ दूं, आंकड़ों पर आधारित हमारे सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के परिणाम निकले पिछले माह। 14 बच्चे कश्मीर घाटी से सिलेक्ट होकर के आए हैं IAS, IRS और अन्य सिविल सर्विसेज के लिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसमें लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, अभी 5-7 रोज पहले उसका नतीजा निकला। 11 नौजवान कश्मीर घाटी से, हालांकि वहाँ पर वो फ्याज नाम के एक कश्मीरी युवा की हत्या कर दी थी, इतना उन पर दबाव था, उसके बावजूद भी। और अभी 4 ही दिन पहले हमने अभिनंदन भी किया, 29 बच्चे बच्चियां IIT JEE क्वालिफाई करके आए हैं। उनमें से 9 तो IIT में गए, बाकी NIT से। बिल्कुल। तो देखिए युवाओं में पॉजिटिव माहौल है, एस्पिरेशनल यूथ है, उसकी आकांक्षा है, और वो उतनी ही उसके अरमान और उसकी आकांक्षाएं और उसकी अपेक्षाएं उतने ही उसको प्रभावित कर रहे हैं जितने कि देश के बाकी युवाओं को, बल्कि शायद उसमें ज्यादा ड्राइव है। हाँ, है ना, क्योंकि वो अब तक वंचित थे। विपरीत, आपने ठीक कहा, वंचित भी है, अब वंचित रहना नहीं चाहता। और विपरीत माहौल में रह करके वो दुगनी मेहनत करता है। अब जब हमने इन बच्चों से पूछा, जो 29 बच्चे अभी कल ही आए थे 2 दिन पहले, तो छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने IIT क्लियर किया, बोले साहब हम तो 18 घंटे सर काम करते थे, बाहर गोलीबारी चल रही है, अंदर बैठ करके तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जिसको करना है वो तो कर ही ये रहा है। इस प्रकार का जज्बा जो है, मुझे लगता है यही कश्मीर का मुस्तकबिल है। क्या ये भी एक कारण है कि देशद्रोही ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं क्योंकि उनके हाथ से ये लोग फिसलते जा रहे हैं? निश्चय ही वो बेनकाब हुए हैं, और इसमें बहुत सा योगदान आप जैसे मीडिया चैनल्स का है, रियल टाइम रिपोर्टिंग का। एक ज़माना था, ये कहा जाता था कश्मीर के राजनीतिज्ञों के बारे में कि वो 3 बयान लिख के रखते हैं, एक बयान श्रीनगर में देते हैं, दूसरा जम्मू पहुंच करके, और तीसरा दिल्ली में। लेकिन अब जो श्रीनगर में कहते हैं वो आपका चैनल यही दिखा देता है। इसलिए भी अब ये दोहरापन, दुआकलापन, ये डुप्लीसिटी अब ये चलने नहीं वाली। ये किसी भी राजनीति के लिए नहीं चलेगी। और कश्मीर में तो कई वर्षों तक इसी बोलवाले पर उन्होंने अपनी रोटियां सेकी। अब ये जो परिणाम आपने आम कश्मीरी में किया है, लेकिन ये जो देशद्रोही है, जिसको आप लोग अलगाववादी कहते हैं या बाकी लोग भी कहते हैं, मैं तो उनको देशद्रोही नमक हराम कहता हूँ, जो हिंदुस्तान का खाते और देश के खिलाफ बात करते, उन लोगों पर सख्ती कब होगी? उनको आपने सिक्योरिटी दे के रखी है, उनको आप फैसिलिटी दे रहे हैं। नहीं, आपने ये महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से पहले की तुलना में काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हुई है।
लेकिन और उनकी आक्रामकता चाहिए ना लोगों और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इसका जो उचित और अनुकूल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कब तक आशा करें? मुझे लगता है ये प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। हाँ। और आपने देखा पहली भी बार होगा, किसी पे कार्रवाई भी पहली हुई बार है। इस प्रकार की कार्रवाई हुई है जो कई वर्ष पहले हो जानी चाहिए। 25-30 वर्ष हो गए आतंकवाद और मिलिटेंसी को चलते हुए। हाँ हाँ हाँ। अब कश्मीर से थोड़ा सबसे बड़ा एक लगाव वाला लोगों के लिए एक संवेदना का विषय है कश्मीरी हिंदू जो वहाँ से विस्थापित किए गए हैं। आशा है उनको है कि मोदी जी के कार्यकाल में ही वो वहाँ पर दोबारा जाके बैठ पाएंगे। उनको अपने पुरखों की संपत्ति, घर, अधिकार और पैसे से भी ज़्यादा उनको वो जो कमिटमेंट है उस अपने मातृभूमि से। नहीं, इसमें आप ठीक कह रहे हैं। इससे बड़ी और विडंबना क्या, इससे बड़ा और ट्रेजिडी क्या कि अपने ही घर में बेघर हो गए और रातों रात अपना चूल्हा रसोई छोड़ करके भागना पड़ा। लगभग 6-7 कश्मीरी हिंदू समाज के सदस्यों को विस्थापित होकर के। लेकिन अब प्राथमिकता ये है कि इन्हें वापस जब भी जाना हो सुरक्षा के साथ जाए और सम्मान के साथ जाए। जिस प्रकार का वातावरण है उसमें थोड़े सुधार की आवश्यकता है, परंतु जब भी इनकी वापसी होगी इतना हम आश्वस्त रहें कि इन्हीं की प्राथमिकताओं और इन्हीं की अनुकूलता के आधार पर होगी। और मैं साथ में ये भी बात जोड़ दूं कि ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी और तथाकथित कई मीडिया पैनलिस्ट आकर के कहते हैं कि स्टेक होल्डर से बात की जाए, तो मैं कहता हूँ यही तो है स्टेक होल्डर। जो 7 लाख बाशिंदे अपने घर रसोई से भगा दिए, इनसे बात ना करके 3 व्यक्तियों से बात की जाए जिनका ना कोई आधार ना कोई जनाधार और जिनका स्टेक पाकिस्तान में ज़्यादा लगा है। जिनका स्टेक अब ये सबके साथ 370 जो कि भाजपा का या इस विचारधारा से जुड़े लोगों का नारा है, उसका क्या? देखिए, मोटे तौर पर मैं आपको सुरेश जी ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों से, अपने आदर्शों से कभी हट नहीं सकती। और मेरे जैसे कार्यकर्ता जो इसी आदर्श और इसी संस्कार से पले बले हैं, हम तो इस मानसिकता में ढल चुके हैं कि इससे कुछ और संभव भी नहीं। लेकिन जो वर्तमान में सरकार है जम्मू कश्मीर में, वो गठबंधन सरकार है। गठबंधन सरकार कहीं भी हो, भले जम्मू कश्मीर हो, पंजाब में हो, वहाँ एक न्यूनतम कार्यक्रम रहता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसे यहाँ पर एजेंडा ऑफ अलायंस की संज्ञा दी जा रही है। और इसलिए चूंकि 2 ऐसे दल थे जो पूरी मेजॉरिटी के साथ सामने आए, लेकिन जिनकी विचारधाराएं अलग थी और इसलिए लेकिन कोई विकल्प भी नहीं था। लेकिन कोई विकल्प नहीं था। और यदि हम पीछे हट जाते तो ये आरोप आता कि आप अपने राजनीतिक दायित्व से हटे हैं, मतदाताओं ने आपके ऊपर इतना विश्वास किया, इतना वोट दिया और आप सरकार नहीं बना पा रहे। तो इसलिए ये फैसला किया गया, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं टू एग्री टू डिसएग्री, कि हम अपनी विचारधारा पर भेदभाव और मतभेद ना लाते हुए केवल और केवल विकास पर केंद्रित होकर के, विकास का एजेंडा लेकर के, क्योंकि ये जनाधार डिक्टेटेड बाय पीपल है। हमें नहीं मांगा था, अगर हमने मांगा तो हम कहते 2 तिहाई बहुमत भाजपा को। लेकिन जनाधार का सम्मान करते हुए केवल और केवल विकास के कार्य, क्योंकि नहीं उसके कुछ फायदे भी दिखाई दिए, सत्ता में जाने के फायदे भी दिखाई दिए। मोदी सरकार के बनने के बाद विकास का एक अद्भुत युग आरंभ हुआ है इस देश में, और उससे राज्य वंचित ना रह जाए, इस प्राथमिकता को लेकर के गठबंधन बनाया गया है इसमें। लेकिन ये साथ ही साथ ये भी कहीं संदेश ना जाए कि हमारे मन में जो आदर्श हैं, जो विचार हैं, जो विचारधारा है, उसमें कोई बदलाव है। बिल्कुल। एक बात और जो सबसे ज़्यादा लोगों में चर्चा में आती है, या जो विशेषता भी है, मतलब आपके जैसा व्यक्ति वहाँ का मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो इसलिए भी तकनीकी आधार पे नहीं बन सकता क्योंकि सीटों का जो विभाजन हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में, और उसमें कश्मीर में एमएलएज की संख्या जो ज़्यादा रखी गई है, तो ये डेमोग्राफिक पॉलिटिशियन। देखिए, इसमें भी एक बहुत बड़ा विषय जुड़ा हुआ है, विवादात्मक डीलिमिटेशन की मांग को लेकर के काफ़ी समय से वहाँ बात चल रही है, और डीलिमिटेशन होना वहाँ पर मुनासिब भी है। एक सरकार बनी जब फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने इसके ऊपर एक प्रस्ताव ला करके 2026 तक इस पर एम्बार्गो लगा दिया। अन्यथा आपका कहना सत्य है कि जम्मू में ज़्यादा लोग रहते हैं लेकिन सीट कम है, क्षेत्र भी ज़्यादा है, और निश्चय ही
कहीं कहीं ये भी आरोप लगाया जाता है कि कश्मीर केंद्रित प्रभाव को बरकरार रखने के लिए ऐसा ऐसा ही किया है, गया ऐसा ही है। और यदि ऐसा है तो बहुत चिंताजनक बात है। बिल्कुल, और इसको बदला जा सकता है। वो 26 मुझे लगता है आने वाले समय में बदला जाएगा, क्योंकि तभी संभव है कि पूरे तीनों परिक्षेत्रों को प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब वो जमाना नहीं रहा, जैसे मैंने कहा, ये रियल टाइम रिपोर्टिंग और ग्लोबल कनेक्टिविटी। बिल्कुल, अब हम झूठ के बल पर बहुत समय तक सार्वजनिक और ये लोग बहुत से लोग जानते भी नहीं, हम इसको उजागर भी करेंगे। अब जम्मू पे आते हैं। जम्मू की डेमोग्राफी बदली जा रही है, बड़े पैमाने पर मुसलमानों को वहाँ लाकर बिठाया जा रहा है। देशी तो छोड़िए, रोहिंग्या लाके बिठाए म्यांमार के, और उन रोहिंग्या को एक भी इस्लामिक देश ने अपने देश में जगह नहीं दी। उससे भी बड़ी बात यह कि बांग्लादेश ने 2 दिन पहले अपने यहाँ पर प्रस्ताव पारित करके कहा कि रोहिंग्या को यहाँ जगह नहीं देंगे, और हम दे रहे हैं, जम्मू में उनको लाके बिठा दिया। और देखिए अचंभे की बात यह है कि जो बहुत अभी हाय हल्ला कर रहे हैं कि शेर आया शेर आया, ये वही लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को बसाने का काम किया। ये जो विदेशी बर्मा से, म्यांमार से लोग आए, क्यों कर आए, क्यों आए, कैसे आए, किसने लाए, इन प्रश्नों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, इतने प्रदेश लांग करके जम्मू पहुंचना, ऐसी क्या मजबूरी थी? टारगेट करके पहुंच रहे। किसने व्यवस्था की? और ये प्रक्रिया आरंभ होती है 2004-05 के लगभग, जब कांग्रेस की सरकार थी। फिर 2008 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार थी। और 2000 से 8 से पहले एक पैंथर नाम की छोटी सी पार्टी है, उसकी भी भागीदारी थी, उसका भी मंत्री था। अब सबसे ज्यादा हल्ला कांग्रेस कर रही है, छोटा मोटा हल्ला पैंथर कर रही है। हाँ। पूछा ये जाए कि शायद उस समय ये विचार रहा होगा कि ये लोग जो आए हैं इनके वोटर कार्ड भी बन जाएंगे, हमारा आधार भी हमारी वोट संख्या बढ़ेगी। और चूंकि ये ज्यादातर भाजपा का प्रभावित क्षेत्र था, और अब हमने जब ये विषय उठाया है तो ये हाय हल्ला होने लगा। लेकिन केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने इसका बड़ा गंभीर संज्ञान लिया है। और सच तो ये है कि केंद्र के गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप से ही यह प्रक्रिया 3-4 महीने आरंभ हुई है पहले, कि किस प्रकार इनकी शिनाख्त की जाए, कौन लोग हैं, इनके कौन कौन से कार्ड बने हैं। मैंने स्वयं जाकर के कुछ आधार कार्ड, और हमने तो उसका स्टिंग ऑपरेशन दिखाया कि वो लोग 10,000 रुपये देके यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के राजनीतिक चापलूस उनकी सारी व्यवस्था कर देते हैं। और जो पाकिस्तान से तब आए हुए लोग, उनको अभी तक ना नागरिकता है, ना उनको कोई फैसिलिटी है, ना कुछ है। बहुत अच्छी बात कही आपने। जो पश्चिम पाकिस्तान से आए थे, हाँ, और उस वर्ग से संबंध रखते हैं जिसमें से देश ने 2 प्रधानमंत्री दिए हैं, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, दोनों ही पश्चिम पाकिस्तान से। लाल कृष्ण अडवाणी जी, उप प्रधानमंत्री, ये भी पश्चिम पाकिस्तान से। और ये पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए लोग 70 वर्षों से अभी नागरिकता को तरस रहे हैं। इनको नागरिकता दी जाए तो उसके लिए इतना विरोध होता है। अभी पिछले दिनों एक प्रक्रिया आरंभ की थी, वो भी मोदी सरकार के चलते ही वो इनिशिएटिव लिया गया, तो इतना हल्ला हुआ। घाटी में भी दूसरी मुख्य धारा की जो कश्मीर केंद्रित पार्टी है, उनको भी वो मंजूर नहीं था कि साहब हमारी डेमोग्राफी चेंज होगी। लेकिन ये लोग जिनके ओर आप इशारा कर रहे हैं, जो विदेशी आए हैं, इनके होने से उनको कोई चिंता नहीं है। तो ये किस किस्म की राजनीति है? मुझे लगता है कि समय आने पर इस दोहरी राजनीति को भी अब तो ये नंगे हो चुके हैं। अब तो आपको एक्शन लेने पे आपके खिलाफ देश या मीडिया कोई नहीं जाएगा। अब तो इनके ऊपर पूरी एक्शन होनी चाहिए। निश्चय ही आप जैसे मीडिया वर्गों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण दायित्व निभाया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस बात को एविडेंस बेस्ड बनाने में। बिल्कुल, केवल सरकार कहती तो शायद मोटिव्स अटैच होते। और निश्चय ही अब ये प्रक्रिया आरंभ हुई है, और ये 5-7 वर्ष चूँकि छुपते छुपाते काम चलता रहा, और ये लोग ऐसा करते रहे, अब ये बेनकाब हो चुके हैं। बिल्कुल। अब आपके पास जो पूर्वोत्तर का प्रभार है वो, और इतना काम किसी भी सरकार में 70 साल में पूर्वोत्तर चर्चा में भी नहीं था। मतलब वो आपके आने से, और ख़ास करके आपके पास जब से प्रभार दिया गया, तो पूर्वोत्तर एकदम से एक्टिव हुआ है। और हिंदुस्तान पूर्वोत्तर के बगैर अधूरा है। उसको जोड़ना कैसे किया जाए? ये तो पहले तो सबसे पहले मैं सुरेश जी आपका धन्यवाद करूंगा। आपने इतने अच्छे शब्द कह करके हमारी हौसला अफजाई भी की और प्रोत्साहन भी किया। लेकिन एक बात सच है कि हमने इसको दिल से अपनाया है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर के आए और ये जिम्मेवारी दी गई। इससे पहले विडंबना ये थी कि जब
ये जिम्मेवारी मुझे दी गई इस मंत्रालय की, जिसे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर कहते हैं, तो दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर मूल के लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि इस प्रकार का कोई मंत्रालय है। और जब मैं सबसे पहली बार नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हमारा हेडक्वार्टर है शिलांग में, जिसकी स्थापना लगभग 1972-73 के इर्द गिर्द हुई थी, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, वहाँ पर जब मैं पहली बार पहुँचा इसका विभाग का प्रभार लेने के एक सप्ताह के भीतर ही, तो आसपास के लोग हमें देखने आए, मिलने आए। तो साहब ये क्या करिश्मा है? बोले साहब यहाँ पर पहली बार दिल्ली से 10 वर्ष के बाद कोई मंत्री आया है। तो देखिए कितना तिरस्कार और कितनी अवहेलना हुई थी, और इतना शानदार वहाँ हेडक्वार्टर है। और ये इसलिए भी है जो हम कार्य कर पाए हैं, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत इसमें रुचि ली है। जो बैठक में भी जो प्रदेश कहीं ना कहीं पिछड़े रह गए, चाहे जम्मू कश्मीर चाहे पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की प्लेनरी मीटिंग मोरारजी भाई के बाद 40 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें मतलब शामिल हुए। दर्शक इसको समझ ले कि हमारे देश का इतना महत्वपूर्ण भाग 7 राज्य जिसमें आते हैं और सुरक्षा से भी इतना महत्वपूर्ण है, देश के प्रधानमंत्री ने 40 साल उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इससे बड़ी दुखद बात क्या? और एक बड़ी माने खेज बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी आरंभ में ही, 3 वर्ष का जब हमारा कार्यकाल आरंभ हुआ, कि यदि भारत माता का समूचा विकास करना है तो ये संभव नहीं कि एक भुजा पर बलवान हो और दूसरी बिल्कुल, वो तो पैरालिटिक हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और ये 3 वर्ष के बाद जब मैं पीछे लौट के देखता हूँ मुड़ के, तो मैं कह सकता हूँ कि वी स्टैंड विंडिकेटेड। पूर्वोत्तर के साथ हमने न केवल विकास का काम किया, हमने उसे अपनाया, अपने मैंडेट से बढ़ कर के उसके लिए काम किया। ऐसे ऐसे प्रदेश थे जहाँ किसी ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आज 2 वर्ष के भीतर वहाँ डबल ट्रैक हो जाएगा सिवाय सिक्किम के। ऐसे ऐसे प्रदेश थे जहाँ हवाई जहाज का अड्डा नहीं था, हालांकि बरसों पहले होना चाहिए था। सिक्किम में, अरुणाचल में कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई है। हालांकि इस मंत्रालय का कार्य विकास संबंधी है, लेकिन हमने उससे बढ़ करके वहाँ पर हेल्थ संबंधित सेवाओं को प्रदान किया। एटॉमिक एनर्जी विभाग के माध्यम से वहाँ बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट है, क्योंकि कैंसर की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है पूर्वोत्तर, उसको हमने टाटा मेमोरियल सेंटर बम्बई के साथ जोड़ा, अपग्रेडेशन की, और वहाँ पर डीएम और एमसीएच के सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज आरंभ किए। आरडीआर कैंसर इंस्टीट्यूट मद्रास के साथ जोड़ करके हर प्रदेश के 2-2 डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। हालांकि ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डोनेर के मैंडेट में नहीं था, लेकिन हमने, जैसा साहिर ने कहा, कि हमने जज्बात निभाए हैं असूलों की जगह। और यही कारण है कि वहाँ के लोग अब ये समझने लगे कि हमें अपनाया गया है, हमारे साथ आइडेंटिफाई करते हैं। और इसीलिए हमने आते ही एक प्रक्रिया आरंभ की। प्रधानमंत्री जी के तो निर्देश अनुसार ये एक रोस्टर बनाया गया कि 8 मंत्री हर पखवाड़े में वहाँ जाएंगे। उसके अतिरिक्त हमने, जो मेरे मन में विचार आया कि यदि लोगों को यहाँ भी मालूम नहीं है कि डोनर का मंत्रालय है तो वहाँ क्या होगा, तो एक प्रक्रिया आरंभ की फरवरी 2015 से। हर महीने बाई रोटेशन डोनर मंत्रालय का कैंप सेक्रेटेरिएट काम करेगा एक प्रदेश में। यानी इस महीने मणिपुर, अगले महीने त्रिपुरा, अगले महीने मिजोरम, ताकि वहाँ के लोगों को लगे कि उनकी अपनी शिकायत के निवारण के लिए उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो दिल्ली आए, दिल्ली भी उनकी दहलीज तक पहुँच सकता है। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया डोनर एट डोर स्टेप। इसमें एक और चीज़ करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप इसमें इतने एक्टिव, और आपने कहा कि आप कानून से ज़्यादा जज्बातों को महत्व दे रहे, तो वहाँ के लोग और वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ की जो ब्यूटी है, वो इतनी प्रकृति रीच है कि यूरोप से भी ज़्यादा अच्छी है। बल्कि यूरोप में भी अभी पोल्यूशन है, और वहाँ दूसरा पोल्यूशन भी है जो गल्फ देशों से भागकर गए हुए लोग हैं। आपने ठीक कहा। तो वहाँ पर्यटन को ज़्यादा कैसे बढ़ावा मिले? बहुत ठीक कहा आपने। ये पहलू बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया था। पर्यटन के लिए कनेक्टिविटी अनिवार्य है। कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अंतर आया है पिछले 3 वर्षों में, और पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इस बार आप जाइए सिक्किम में तो जगह रहने को नहीं है इस सीज़न में, और शिलोंग में। और फिल्म शूटिंग पहले नहीं हुआ करती थी। मेरे मन में यह आया कि इतनी खूबसूरत जगह तो लोग फिल्म शूटिंग करने क्यों नहीं आते। बताया गया कि साहब इक्विपमेंट रखने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो हम वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी के सामने उपस्थित हुए कि वहाँ पर कोई फिल्म स्टूडियो अगर हमें उपलब्ध करवा दिया जाए तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। इतने मेहरबानी से उन्होंने इस बात पर विचार किया कि जब बजट प्रस्तुत किया तो स्टूडियो नहीं, उन्होंने एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट को मंजूरी दी अरुणाचल के लिए, जो एक बड़ा खूबसूरत प्रदेश है, और शीघ्र ही उसका भी काम आरंभ हो जाएगा। तो इस सरकार ने
हर पहलू से, हर क्षेत्र से, हर दृष्टि से ये सारे वो जो चीज़ें रह गई थी पर्यटन की दृष्टि से भी उनको बढ़ाने का प्रयास किया। मैं दर्शकों को भी आह्वान करता हूँ आपके साथ, मतलब आपके बिहाफ पे आप भी करिए कि हम देश में अगर कहीं भी घूमने जाना चाहते हैं तो आपके घूमने का कम से कम 10% हिस्सा भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो मैं दावा करता हूँ आप विदेश घूमने नहीं जाएंगे, इतनी ब्यूटी है। आपको सुरेश जी एक बात मैं और बड़ी दिलचस्प बताऊँ, मैं चूँकि दिन रात हम तो पैशन से लगे हैं, मैं कल ही देख रहा था आंकड़े, इस बार के हमारे जो LTC की छुट्टियां लेते हैं ना हमारे सरकारी अधिकारी, बहुत से सरकारी अधिकारी शिलांग पहुंचे और वो प्रेरणा भी दी मोदी जी ने, इसलिए वो अच्छी बात है। और कुछ रायते भी हैं लेकिन वो पहुंचे। और स्टार्टअप इंडिया जो प्रधानमंत्री का अद्भुत कार्यक्रम है जिसमें टैक्स हॉलीडे है, जिसमें एग्जिट पीरियड है, उसमें हमने डोनर मंत्रालय की ओर से एक और सुविधा जोड़ दी कि वेंचर फंड, जो युवा वहाँ पर अपना काम शुरू करेगा, काम धंधा, उसके लिए इनिशियल कैपिटल डोनर मंत्रालय की ओर से। और मुझे विश्वास है कि अगर हम इसमें सफल रहे तो बहुत दिन दूर नहीं कि पूर्वोत्तर विल बी फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर यूथ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ग्लोब के लिए नहीं, ग्लोब के लिए हो जाएगा क्योंकि इतने अच्छे है वहाँ पर सब कुछ। अब इस सब पूरे स्थिति में 3 साल हो गए, 3 साल का ऑर्गेनिक फार्मिंग है, आपने ठीक कहा, इतना अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है। वहाँ हेल्थ पे बहुत काम हो सकता है, हेल्थ पे काम अभी इन दिनों में किया है। और ये जो बहुत से दूसरे संस्थाएं वहाँ पहुंची हैं, पतंजलि, ये लोग भी अपना वहाँ अनुसंधान भी कर रहे हैं, शोध भी कर रहे हैं और जड़ी बूटी वहाँ इतने बड़े एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स। तो अगर हेल्थ के डेस्टिनेशन के तौर पर भी हेल्थ टूरिज्म वहाँ पर अगर हम बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा स्कोप भी है। अब कार्यक्रम के आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 3 साल हो गए, 3 साल पे आप कॉन्क्लेव में भी आपने कहा, सरकार ने 1 महीना भर पूरा ये कैंपेन भी चलाया, अब 2 साल आगे क्या? 60-65 वर्षों में जो कुछ होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। जैसे वो किसी फिल्म में वो नायक थे अमिताभ बच्चन, तो उनको किसी ने पूछा कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे कई वर्षों का सफ़र थोड़े समय में तय करना है और इसलिए वी आर इन अ हरी बिकॉज वी हैव टू अकम्प्लिश एंड ओवरकम द लॉस्ट टाइम। कई बार सोच करके बड़ा हैरत भी होती है, वो जैसे कहते हैं कि तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ। नाराज़गी तो क्या होनी, लेकिन हैरत होती है कि ये काम मेघालय में रेलगाड़ी पहुंचना क्या 60 साल पहले नहीं हो सकता था क्या? सिक्किम में हवाई अड्डा अब इस साल चालू होगा, क्या पहले नहीं हो सकता था क्या? तो ये सारे काम जो प्राथमिकताओं के खलल के कारण पीछे रह गए, इनको संपन्न करने की हमें जल्दी है। बिल्कुल। और मुझे विश्वास है कि मेरा ये मानना है कि प्रयास पर का परिणाम अंततः क्या हो उस पर शायद पूरा इख्तियार नहीं है, लेकिन प्रयास की नीयत पर हमारा इख्तियार है। और जैसे मोदी जी ने कहा कि हमारे इरादे स्पष्ट है, लोगों को हम पर विश्वास है और उस विश्वास पर पूरा उतरना यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है आप लोग उस पर उतर भी रहे, इसलिए माहौल बन रहा है। मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं कि इस वक्त हम दिल्ली में दोपहर के 12 बजे ये इंटरव्यू कर रहे हैं, जब 40 के आसपास का टेम्परेचर है और इसमें भी जितेंद्र जी ने, और जून का महीना है, इसलिए इस टेम्परेचर में भी आपने इतने अच्छी और शांतिपूर्ण और हिंदुस्तान के दिल को शांतिपूर्ण सुकून देने वाली बातें कही, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने टाइम निकाला, इस कार्यक्रम में आए, आपके पूर्वोत्तर के मिशन के माध्यम से हमें दर्शकों तक कुछ अपनी बातें पहुँचाने का साधन मिला। और ये तो सुदर्शन ऐसा चैनल है जिसके दर्शक एक्टिव व्यूअर्स है, ये केवल सोए हुए लोग नहीं है, जो सुदर्शन पे बात होती है उसको अंगीकारते हैं। इसलिए कश्मीर जाने वाले, पूर्वोत्तर जाने वाले लोग अगर आप अगले साल पूछेंगे तो कहेंगे हमने सुदर्शन पे जितेंद्र जी को देखा था इसलिए आए हैं। तो मैं आपका आभारी हूँ, आपने टाइम निकाला, धन्यवाद।